शाम का समय है। बाघिन सूखी झाड़ियों में घात लगाए बैठी है, अपने शिकार के इंतजार में। एक असहाय हिरन। वह घास में छिप जाती है, उसकी खाल वहां आसपास की चीजों से छलावरण कर लेती है। एक मिनट रुकते हैं और इसकी धारियों को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। क्या आपको पता है कि किसी भी बाघ की धारियां समान नहीं होती? हर कोई अनूठा होता है और ये कुछ कुछ बाघ की उंगलियों के निशान की तरह होते हैं। बाघों को ये धारियां आखिर मिली कैसे? इसका वैज्ञानिक जवाब बहुत ही आसान है, क्रमिक विकास। इन धारियों का विकास होने में हजारों साल लगे हैं ताकि जानवर को आसपास के परिवेश में घुलने मिलने में आसानी हो और जिंदा रहने में मदद मिले। लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं कि यह स्वरूप जीवन के विकास के दौरान उत्पन्न हुए हैं। और मजे की बात है कि यह रहस्य सुलझाया गया एक गणितज्ञ द्वारा, न कि किसी जीव विज्ञानी द्वारा। जिस आदमी ने यह बाघों की धारियों वाला रहस्य सुलझाया वह थे एलन ट्यूरिंग। वे एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे जिनका जन्म 1912 में हुआ और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एनिग्मा कोड तोड़ने में कामयाब होने की वजह से मशहूर हुए। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई जो मूल रूप से एक आम इस्तेमाल के कंप्यूटर का एक मॉडल था। (1952) ट्यूरिंग पर समलैंगिकता का मुकदमा चलाया गया। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता अवैध थी। पकड़े जाने पर ट्यूरिंग को जेल जाने की संभावना का सामना करना पड़ा। भयावह विकल्प थे अपने शरीर में महिलाओं के हार्मोन डलवाना, रासायनिक बंधीकरण के बराबर। इन दो विकल्पों का सामना करने पर उन्होंने महिलाओं के हार्मोन लेना उचित समझा। 2 साल बाद इस जिंदगी से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। बाद की जांच से पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। इन सब व्यक्तिगत नाटकीय घटनाक्रम में भी उन्होंने एक दूरदर्शी पेपर प्रकाशित करवाया जिसका शीर्षक था द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, जो कि गणित की प्रकृति नियमित रूप से किसी पैटर्न को दोहराने पर था, जैसे बाघ की धारियों और ज़ेब्रा फिश, तेंदुए के धब्बे या मगरमच्छ के दांत की पंक्तियों में रिक्त स्थान। ट्यूरिंग की नाटकीय जिंदगी से बाहर आते हैं और बात करते हैं बाघ और उसकी धारियों की। जब हम उसकी त्वचा की रंगत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वह मेलानिन उत्पादन का परिणाम है। ज्यादा मेलानिन मतलब ज्यादा गहरा रंग और कम मेलानिन मतलब हल्का रंग। ट्यूरिंग ये पता लगाने में कामयाब रहे थे कि यहाँ एक नहीं 2 रसायन काम कर रहे थे, इसीलिए यहाँ रंगों की एक रूपता नहीं थी। वह 2 रसायन थे, एक उत्प्रेरक जो रंग का उत्पादन करता है और दूसरा अवरोधक जो उसे रोकता है। ट्यूरिंग ने यह प्रस्तावित किया कि ये 2 रसायन एक प्रणाली में बिल्कुल वैसे ही फैलते हैं जैसे गैस के परमाणु एक बक्से में, बस एक महत्वपूर्ण अंतर के साथ। समान रूप से प्रसारित होने की बजाय ये रसायन, जिन्हें ट्यूरिंग ने मॉर्फोजीन्स का नाम दिया, वह अलग अलग रूप से प्रसारित होते हैं। इसमें गणित कहाँ है, यही सोच रहे हैं ना आप? ट्यूरिंग ने कुछ गणितीय समीकरण, आंशिक अंतर समीकरण, जो ये दर्शाते हैं कि जब उत्प्रेरक और अवरोधक अलग अलग गति से प्रसारित होते हैं वे उत्तम किस्म के पैटर्न उत्पन्न करते हैं जो हमें जीव जगत में देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक जिज्ञासु सदृश्य इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि यह कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए एक टापू की जहां केवल नरभक्षी और ब्रह्मचारी मिशनरियों की आबादी है। अब वहां ये 2 समूहों की जनसंख्या टापू पर कैसे बढ़ेगी? आइए पहले मिशनरीज पर नजर डालते हैं। ये ब्रह्मचारी हैं तो ये अंततः खत्म हो जाएंगे और इन्हें नरभक्षी खा भी सकते हैं। हालांकि ये कुछ नरभक्षियों को मिशनरी में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह काम करेगा, जब 2 मिशनरी एक नरभक्षी से मिलेंगे तो नरभक्षी मिशनरी में बदल जाएगा। अब अगर नरभक्षियों की बात करें तो वह प्रजनन कर सकते हैं, तो जाहिर है उनकी संख्या बढ़ेगी। इस योजना के तहत नरभक्षी उत्प्रेरक हैं और मिशनरी अवरोधक की भूमिका में। इस टापू पर हम अंततः इन दोनों की एक स्थिर मिश्रित स्थिति पर पहुंच जाएंगे। अब कल्पना कीजिए यदि मिशनरीज के पास साइकिल होती, वह और नरभक्षियों को बदल सकते थे।
क्योंकि अब वह ज्यादा बड़े क्षेत्र तक पहुंच रख सकते थे। उनका ध्यान टापू के दूर दराज के इलाके तक केंद्रित था, जो बाद में मिशनरियों के साथ संतृप्त हो गया था। दूसरे इलाकों में नरभक्षी अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, क्योंकि वह प्रजनन कर सकते थे। प्रक्रिया की ये दर नरभक्षियों के मिशनरी में बदलने की और संचार कितनी जल्दी नरभक्षी और मिशनरी अपना स्थान बदलते हैं, अंतिम पैटर्न तक पहुंचना निर्धारित करेगा। इस स्पष्टीकरण की खूबसूरती है कि ये हमें ये भी बताता है कि कैसे कोई दो बाघों की धारियां एक सी नहीं होती और कैसे उनकी उम्र के साथ साथ ये पैटर्न बदलते रहते हैं। ये जीवित पैटर्न उत्प्रेरक और अवरोधकों के बीच बेरोक टोक प्रक्रिया का परिणाम है और ये पूरे जीव जगत में काम करता है, जिराफ और हिरन के धब्बों से लेकर चूहों के रंग तक। जब ट्यूरिंग ने यह सिद्धांत प्रकाशित किया तो इसे पेचीदा लेकिन विचारवान माना गया। मजे की बात है कि यह 2012 का समय था जब इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्थापना मिली। यह किंग्स कॉलेज लंदन में चूहों पर किए गए प्रयोग के माध्यम से किया गया। शोधकर्ता चूहों में मुंह की ऊपरी तरफ रिज्ड पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे और वह और एक साथ काम कर रही मॉर्फोजीन्स की जोड़ी की पहचान करने में कामयाब रहे, जो ये तय कर रहे थे कि रिज का गठन कहां किया जाएगा। ये पहली बार था जब जीव विज्ञानी किसी 60 साल पुराने सिद्धांत का प्रत्यक्ष निहितार्थ निरीक्षण करने में सफल रहे। हम लौट आए हैं मैथ्स फैक्टर में। आइए बाघों और उनकी धारियों से चलते हैं डार्विन की ओर। डार्विन के विकास के सिद्धांत के दिल में एक खूबसूरत सरल चीज बसती थी, विकासवादी वृक्ष। अब हम देखेंगे जानवरों के एक समूह को और देखेंगे कि कैसे गणित की मदद से विकासवादी वृक्ष का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए बिल्ली की 4 प्रजातियां लेते हैं, एक पालतू बिल्ली, एक तेंदुआ, एक बाघ और एक चीता। आइए एक और प्राणी को जोड़ते हैं, जैसे कि एक घोंघा। आइए इनकी विशेषताओं की तुलना करने के लिए एक श्रृंखला बनाते हैं। चलिए लेते हैं आकार धब्बे और क्या ये म्याऊं करते हैं या नहीं। अगर हम धब्बों की तुलना करते हैं और 1 रखते हैं हां के लिए और 0 नहीं के लिए, हमें कुछ ये परिणाम मिलेगा। इसी तरह अगर हम मूंछों, म्याऊं करने और आकार की तुलना करते हैं तो इस काम के आधार पर हम 2 प्रजातियों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बिल्ली और बाघ धब्बों और आवाज के आधार पर मेल खाते हैं, पर आकार के आधार पर नहीं, तो इन दोनों के बीच की समानता 3 है। इसी तरह बिल्ली और चीता, तेंदुए और बाघ और तेंदुए और चीता सब में 3 की समानता है। क्योंकि ये डाटा छोटा है, इसीलिए इनमें और समानता ये टेबल में लिखते हैं। अब जब हमने सारी जानकारी क्रमबद्ध कर दी है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि इस जानकारी से सही तरह से विकासवादी वृक्ष का निर्माण कैसे किया जाए। 2 प्रजातियों में ज्यादा से ज्यादा 3 समानताएं हो सकती हैं और ये चारों विडाल परिवार के सदस्यों के लिए है, तो हमें ये पता है कि विडाल ज्यादा आसपास रहेंगी। इस तरह घोंघा वृक्ष के तले में रहेगा। अगला बिल्ली, बाघ और चीते के पास रहेगी 3 समानताएं, लेकिन तेंदुए से दूर 2 समानताएं, तो यह तीनों वृक्ष के शीर्ष पर रहेंगी। तो हम चीता को बिल्ली, तेंदुए और बाघ से दूर रखेंगे। पहली 2 प्रजातियां चीता के पास रहेंगी, तो हम बाघ की शाखा को पहली 2 से आगे रखेंगे। इस समय यहाँ 2 तरीके हैं वृक्ष को पूरा करने के, या तो बिल्ली या तेंदुआ दोनों चीते की शाखा से जोड़ें, या फिर 2 शाखाओं में बांट दें, या फिर चीता और बिल्ली की शाखा तेंदुए से अलग कर दें। पहले चित्र में बिल्ली चीते से ज्यादा तेंदुए के पास है, लेकिन असल में ये तेंदुए से ज्यादा चीते के पास है, जो हमें दूसरे चित्र में दिखता है। तो हम दूसरे वृक्ष की ओर चलते हैं। हालांकि अगर हम क्रम और अलग विशेषताओं की तुलना करें तो हमारे पास शायद एक अलग वृक्ष होगा। तो हमें ये मापना होगा कि ये वृक्ष जानकारी के साथ कैसा समन्वय बिठाता है। और फिर हम भिन्नता की ओर देखते हैं, जैसे तेंदुए और बाघ की जगह बदलकर, तो देखते हैं कि क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब मजे का तथ्य जो इन सब कोशिशों के बाद उत्पन्न होता है वह है कि काफी ऐसे वृक्ष संभव हैं। हम गणितीय अनुकूलन की विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे अच्छे पेड़ को जानकारी से मिलाने की। ये हमारी मदद करता है जीवों की विकास यात्रा निर्धारित करने में। अब हम विकासवादी वृक्ष के अंकन से जीव व्यवहार के अंकन की ओर बढ़ते हैं। आइए पहले मिलते हैं कुछ बर्बट बंदरों से।
जब शिकारी नजदीक होता है तब वर्विट बंदर अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए आवाज लगाते हैं। हालांकि ये करने से वह शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जो कि शिकार होने के उनके व्यक्तिगत संभावनाओं को बढ़ा देता है। अब वो ऐसा क्यों करेंगे? यह परोपकारिता नहीं बल्कि उनके अपने बचने की संभावना के लिए हानिकारक है। इस व्यवहार को समझने के लिए हमें खेल सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा खेल है जिससे जानवर संबंधित है? यह जीवों के बीच सीमित संसाधनों में अपना हिस्सा लेने की परस्पर क्रिया है। हर खेल में जोखिम और भुगतान होता है और हम खोज कर रहे हैं दोनों के बीच के गणितीय संतुलन की। अब हम बंदरों पर वापस आते हैं। क्या ये सही नहीं है कि प्रकृति उन बंदरों का साथ देगी जो चेतावनी देने के लिए आवाज नहीं उठाते, न कि उनका जो आवाज उठाते हैं? खेल सिद्धांत इस परिणाम तक पहुंचने में हमारी मदद करता है कि वह समूह जिसमें आवाज देने वाले बंदर ज्यादा हैं, उन्हें जिंदा रहने में ज्यादा फायदा होगा, बजाय उस समूह में जहां ये बंदर कम हैं। इससे बाकी जीवों के बीच रहते हुए विकास करने की इस विशेषता को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ बंदर ही ऐसे जीव नहीं हैं जिन्होंने ये परिणाम ढूंढ निकाला है। पिशाच चमगादड़ को ही लेते हैं। वह थोड़े बहते हुए खून को लेते हैं और अपने समूह के उन सदस्यों को बांट देते हैं जो उस रात खून नहीं पी पाए थे, ये ध्यान रखते हुए कि कहीं वो भूख से मर ना जाएं। कई पक्षी प्रजातियों में एक प्रजननकर्ता जोड़ा अपने शिशु के पालन में दूसरे पक्षियों की मदद लेता है, जो कि शिकारियों से उस शिशु की रक्षा करते हैं और उसका पेट भी भरते हैं। कई पतंगों, चींटी, दीमक, मधुमक्खियां और ततैये की बस्ती में मजदूर कीट अपनी रानी की सेवा में, घोंसला बनाने में, खाना ढूंढने में एवं अपने लार्वा की रक्षा में पूरा जीवन बिता देते हैं। ऐसा व्यवहार परोपकारिता पूर्ण है। मजदूर कीट अपना स्वयं का वंश तो नहीं बढ़ाते, पर उनके कार्य से रानी को प्रजनन करने में काफी मदद मिलती है। क्यों, है ना मजेदार? हम रुख करेंगे सोहो का, जो एक समय पर हैजा की चपेट में था। आबादी का 10% खत्म हो चुका था। अधिकारियों को लगा कि यह बीमारी छूत से या नालियों से आने वाली गंदी हवाओं से फैल रही है। डॉक्टर जॉन स्नो, जो कि एक संवेदनहारक थे, वे इस समय बड़ी उलझन में थे। उन्होंने इस सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए गणित का सहारा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने शुरुआत की स्थानीय निवासियों से बातचीत करने से। उन्होंने महामारी के स्रोत का पता लगाया, जो कि ब्रॉड स्ट्रीट पर लगा एक पानी का पंप था। हालांकि वहां आसपास और भी पंप थे, तो वह इस बात को इतना यकीन से कैसे कह सकते थे कि यही पंप बीमारी की जड़ है? तो उन्होंने एक नक्शा तैयार किया और उस पर सभी घरों की स्थिति अंकित की जिनकी मौत हुई थी। हर बार ग्राफ उस पते पर एक मौत को दर्शाता था। कुछ थोड़े लंबे थे जो ज्यादा मौतों को दर्शाते, कुछ घरों में तो मौतों की संख्या 18 तक थी। ये जानकारी दर्शाती थी कि ज्यादातर मौतें एक विशिष्ट क्षेत्र में समूहबद्ध थी, पानी के पंप के आसपास। तो अब हम इस क्षेत्र के बाहर की मौतों का पता लगाने में सक्षम थे। उनका अगला सरल कदम था अपने नक्शे पर यह दर्शाना कि ब्रॉड स्ट्रीट पहुंचने में कितना समय लगता है और यह हिसाब लगाना कि कौन सबसे ज्यादा इस पंप का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नक्शे पर एक वक्र बनाया और उन बिंदुओं को जोड़ा जहां से ब्रॉड स्ट्रीट पंप तक पैदल का रास्ता था, जो कि पड़ोस के पानी के पंपों के भी करीब था। अगर आप इस वक्र के अंदर रहते हैं तो ब्रॉड स्ट्रीट आपके लिए सबसे नजदीक का पानी का स्रोत है। लगभग हर एक मौत नक्शे पर इसी वक्र के अंदर अंकित है। अब ये नक्शा जो स्नो ने बनाया वह असल में एक शानदार गणित का बेमिसाल नमूना था, जिसका नाम था वोरोनॉय चित्र। शुरू करते हैं बिंदुओं के एक सेट से, उसके बाद प्रत्येक बिंदु के आसपास खानों की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब हर एक खाने में वह सारे बिंदु हैं जो सेट में किसी अन्य बिंदु से ज्यादा अपने परिभाषित बिंदु के पास हैं। तो खानों की सीमाएं निकटतम खानों के परिभाषित बिंदु के बीच समान दूरी पर हैं। अगर हम चित्र को ध्यान से पढ़ें तो बिंदु पंप हैं और उनके आसपास के खाने निकटतम पंप तक की दूरी दर्शाते हैं। स्नो ने इस गणितीय विश्लेषण का इस्तेमाल अधिकारियों को अपने सिद्धांत से संतुष्ट करने में किया, जो बताता था कि बीमारी पानी की वजह से फैली है। और तो और, इस ऐतिहासिक सफलता के बाद लंदन के अधिकारियों ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने का पूरा जिम्मा उठाया।
स्नो के मिसाल बनाने के बाद बीमारियों को समझने में गणित का इस्तेमाल करके कई करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई गई। इस महत्व को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि हैजा की असल वजह द कॉलेरा बैक्टीरियम के बारे में जानने में और 30 साल लगे। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कई बड़ी सफलताएं जैसे मलेरिया और मच्छर में संबंध एक गणितज्ञ द्वारा ही खोजा गया था, एक गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करके। आइए दिल की तरफ रुख करते हैं। 17वीं सदी में एक वैज्ञानिक विलियम हार्वी ने आसान से बीजगणित का इस्तेमाल किया दिल की कार्यप्रणाली को जानने के लिए। दिल के काम करने के तरीके पर प्रचलित लोकोक्तियां क्या थीं? उसके लिए हमें दूसरी सदी में जाना होगा मशहूर चिकित्सक गैलन से मिलने। उनका मानना था कि शरीर बिना रुके रक्त का निर्माण करता रहता है। विलियम हार्वी को यह कुछ अटपटा लगा, लेकिन वे इसे चुनौती कैसे दे सकते थे? एक तरीका था विरोधाभास। उन्होंने उनके सिद्धांत को सही मान लिया और दिखाया कि अंत में परिणाम असंभव है। देखते हैं कैसे काम करता है। उनके विच्छेदित दिल के निरीक्षण ने बताया कि रक्त का मार्ग दो तरफा है। धमनियों और नसों में 2 वाल्व होने की वजह से उन्होंने गौर किया कि ज्यादातर जानवरों और इंसानों में दिल 4 ग्राम रक्त हर धड़कन के साथ पंप करता है और ये आधे घंटे में 1000 बार धड़कता है और एक दिन में 48 आधे घंटे होते हैं। तो पूरे दिन में रक्त पंप होने की मात्रा है 1000 गुणा 48 गुणा 4 ग्राम बराबर 192 किलो। पर यह बेतुका है क्योंकि यह उस मात्रा से कहीं ज्यादा है जो शरीर संभवतः कर सकता है। तो गैलन का सिद्धांत जरूर सच नहीं होगा। हार्वी ये दिखाने में कामयाब रहे कि दिल एक ही तरह के रक्त को बार बार पंप करता रहता है, सिर्फ एक वाल्व के साथ, जो क्लोज सर्किट में रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करने में मदद करती है। सत्रहवीं सदी के लंदन से आइए चलते हैं 21वीं सदी के एक अस्पताल में और देखते हैं कि आज की दवाइयों में गणित का इस्तेमाल कैसे होता है। यहां एक मरीज अपना MRI करवा रहा है, जो चुंबकीय अनुनाद चित्रण का नाम है। यह एक तरह की प्रक्रिया है जो कुछ चोटों की गंभीरता मापने के लिए की जाती है। MRI एक चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है शरीर के विस्तृत चित्रण के लिए। इसमें गणित कहां है? यह हमें गणित के एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र की तरफ ले जाता है जिसका नाम है टोमोग्राफी, जो कि शरीर की आंतरिक गतिविधियों के बारे में बताता है केवल बाहरी जांच करके। यह केवल MRI में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि और चिकित्सा तकनीकों में जैसे कैट और पेट स्कैन्स में भी इस्तेमाल होता है। अब कंप्यूटर कच्चे डेटा के ढेर को ज्वलंत छवियों में बदल देता है। लेकिन अगर कंप्यूटर चिकित्सा चित्रण की आंखें हैं तो गणित जाहिर है उसका दिमाग है। आइए एक आसान उदाहरण लेते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि दूध और जूस आपके दफ्तर में बोतलों में लाया जाता है, जो एक ट्रे के 9 खानों में रखी जाती हैं, जो 3 बाय 3 की ग्रिड में व्यवस्थित है। ट्रे के हर खाने में एक बोतल है जो कि या तो दूध या जूस से भरी है या खाली है। ऊपर से देखने पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी बोतल में क्या है। हालांकि अलग तरह की बोतलें रोशनी की अलग अलग मात्रा सोख पाती हैं। माप बताता है कि दूध की बोतलें 3 यूनिट, जूस की बोतलें 2 यूनिट और खाली बोतलें 1 यूनिट सोखती हैं। ये टेबल दर्शाता है रोशनी की मात्रा जो सोखी जाती है जब रोशनी सभी पंक्तियों और स्तंभों में चमकती है। तो अवशोषण का जोड़ पहली पंक्ति में 5 और जोड़ देता है, 6 दूसरी पंक्ति में और ऐसे ही। मध्य पंक्ति पर ध्यान दें तो इसमें 3 बोतलें हैं और वह 3 रोशनी की यूनिट का अवशोषण करती हैं। ये करने का एक तरीका है, यदि मध्य पंक्ति के हर एक स्थान पर एक खाली बोतल रोशनी की 1 यूनिट का इस्तेमाल करे तो ये कुछ सुडोकू जैसा है ना। बाकी खाली स्थानों का क्या? दुर्भाग्यवश हमारे पास इसके लिए पर्याप्त सूचना नहीं जिससे ये पहेली हल हो सके। ये 2 संभावित समाधान हैं। हमें थोड़ी और सूचना की जरूरत है। एक स्पष्ट अतिरिक्त चीज जो हम माप सकते हैं वह है 2 विकर्ण ट्रे में लीन रोशनी।
हम ऐसा करते हैं और देखते हैं कि 6 यूनिट एक विकर्ण में लीन हो गई और 3 दूसरे में। इस सूचना से यह साफ है कि यह पहला समाधान है जो सही है, न कि दूसरा। अब यही विचार एमआरआई बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। बहुत आसान है। एक असल चित्र को एक साथ जोड़ा जा सकता है एक उभरती किरण की तीव्रता मापने के द्वारा। कुछ सुडोकू जैसा, लेकिन असल जिंदगी में हम और जटिल गणितीय कलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इन विधियों में क्रमशः निर्देश होते हैं एक कंप्यूटर को बताने के लिए कि कैसे किसी व्यक्ति के भीतर पुनर्निर्माण किया जाए डेटा के एक अटपटे ढेर से जो स्कैनर द्वारा लिया गया है। ये कुछ पुलिस के चित्रकारों की तरह है, सूचनाओं का इस्तेमाल करके एक तस्वीर बनाना।